हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021 के लिए मैथ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को लेकर भी चल रहे हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल मैंने लिया है आयतन से, और ये क्वेश्चन आरआरसी गोरखपुर ग्रुप डी में पूछा भी जा चुका है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 सेंटीमीटर व्यास और 7 सेंटीमीटर ऊंचे एक बेलन से सबसे बड़े काटे गए शंकु का आयतन क्या होगा। तो दोस्तों, आयतन क्षेत्रफल में आपको इसी सीरीज में बेसिक के साथ 100 क्वेश्चन लगभग कवर करा चुका हूं, और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आयतन क्षेत्रफल में यानी कि मेंसुरेशन में सबसे ज़्यादा जरूरी है उनके फॉर्मूलों को अच्छे से याद करना। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। यहां आपसे एक बेलन से शंकु को बना रहा है, वो किस तरह बना रहा है देखिए, मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, ये एक बेलन बनाता हूँ पहले मैं आपके लिए, जिससे कि आपको ये सवाल क्लियर अच्छे से समझ में आए। देखिए दोस्तों, ये है बेलन, ठीक है। क्या कहा उसने, बेलन से सबसे बड़े काटे गए शंकु का आयतन क्या होगा। तो इसी बेलन से वो शंकु काट रहा है। किस प्रकार काट रहा है देखिए, ध्यान से देखिए। ये है दोस्तों इस बेलन का व्यास, ठीक है ना। यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, व्यास। और यदि हम इसे आधा कर देंगे तो क्या कहलाएगी दोस्तों, त्रिज्या। व्यास का आधा त्रिज्या होती है ना, तो याद रखिएगा ये है बेलन, और बेलन में यहां से लेके यहां तक की दूरी कहलाएगी आधार में व्यास, और इसको आधा कर देंगे तो क्या कहलाएगा, त्रिज्या, ठीक है। और दोस्तों, ये है बेलन की ऊंचाई h, ठीक है ना। अब देखिए, इस बेलन से शंकु काट रहा है दोस्तों, किस प्रकार काटेगा देखिए, शंकु ऐसा ही तो बनेगा, इसमें से कुछ इस प्रकार बनेगा ना शंकु। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ आपको समझना क्या है। यहाँ आपको बेलन का व्यास दे रखा है 6 सेंटीमीटर व्यास और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन। तो आपको बेलन का व्यास दे रखा है, क्या, बेलन का व्यास। बेलन का व्यास कितना है, 6 सेंटीमीटर। और याद रखिएगा, जब हम व्यास को आधा करेंगे तो क्या बनेगी दोस्तों, त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी, बेलन की त्रिज्या यानी कि हम इसे 8 से प्रदर्शित करते हैं, कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। फिर उसने कहा 7 सेंटीमीटर ऊंचाई है इसकी। बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई यानी कि हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये जो बेलन की त्रिज्या है यही तो शंकु की त्रिज्या होगी। देखिए दोस्तों, ये जो बेलन की त्रिज्या है, इस पूरे बेलन की जो त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, यही तो शंकु की त्रिज्या होगी ना। तो याद रखिएगा, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ बेलन की त्रिज्या यानी कि r शंकु की त्रिज्या के बराबर है, शंकु की त्रिज्या के बराबर। अब ध्यान से देखिए, यदि यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो शंकु की ऊंचाई भी तो 7 ही होगी। देखिए, यहां से लेकर यहां तक अगर 7 है तो यही दूरी तो इसके बराबर है, यहां से लेके यहां तक की। इसका मतलब शंकु की ऊंचाई भी कितनी होगी, 7, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई भी बराबर होंगी। बेलन की ऊंचाई यानी कि हाइट किसके बराबर होगी, शंकु की हाइट के बराबर, ठीक है दोस्तों। देखिए, यहां से लेके यहां तक ये 7 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई है, यही दूरी तो शंकु की होगी। देखिए, यहां से लेके यहां तक, तो दोनों की ऊंचाइयां भी बराबर हैं और इनकी त्रिज्या भी बराबर होंगी। अब आपसे क्या पूछ रहा है, शंकु का आयतन बताइए, इस शंकु का आयतन बताना है। तो दोस्तों, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ केवल आपको मान रखने हैं। देखिए, रखते हैं हम 1/3, पाई का मान होगा 22/7, आर यानी कि त्रिज्या। देखिए दोस्तों, शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या बराबर है ना। यहाँ देखिए, बेलन की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। कैसे आई, क्योंकि जब इसका व्यास पूरा का पूरा व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कैसी होगी, व्यास का आधा यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो रख देते हैं हम, और स्क्वायर में तो 2 बार गुणा कर देते हैं, इनटू एच, किसकी एच, शंकु की
ऊंचाई, हाइट, शंकु की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई बराबर ही तो है, और यहाँ कितनी है बेलन की ऊंचाई 7, इसका मतलब शंकु की ऊंचाई भी 7 होगी। रख देते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए 7 के पहाड़े से 7 कट जाएगा, 3 के पहाड़ से 3 कट गया, कितना बचा 22 गुणे में 3, तो 22 3 है 66। ठीक है दोस्तों, तो शंकु का आयतन क्या होगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सवाल समझ आया होगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज में लेंदी है, बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं। याद रखिएगा एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको हर तरह के सवाल, सिंप्लीफिकेशन टाइप के सवाल, छोटे छोटे सवाल मिले, आपको हर तरह के सवाल बनाना आना चाहिए। और देखिए ये क्वेश्चन इलाहाबाद अहमदाबाद ग्रुप डी 2014 में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन बहुत ईजी है दोस्तों, देखिए हम इसको पढ़ते हैं क्या कह रहा है। एक परीक्षा में 3 पेपर हैं और उत्तीर्ण होने के लिए यानी कि पास होने के लिए अभ्यर्थी को कुल अंकों का 35% प्राप्त करना है। पहले पेपर में उसने 150 में से 62 अंक प्राप्त किए और दूसरे में 150 में से 35 अंक प्राप्त किए। उत्तीर्ण होने के लिए उसे तीसरे पेपर में 180 में से कितने अंक प्राप्त करने होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कितने पेपर हैं और उन पेपर का कुल पूर्णांक कितना है। देखिए यहाँ पर 3 पेपर हैं, ठीक है ना, तो तीनों पेपर के कुल अंक देखते हैं पहले हम। कुल अंक कितने हैं देखिए ध्यान से, 3 पेपर हैं और देखिए पहला पेपर है 150 नंबर का, दूसरा भी 150 का और तीसरा 180 का। 150, 150 और फिर 180, यानी कि दोस्तों टोटल कितने अंक का पेपर है ये, टोटल कितने अंकों का है। देखिए 150, 150, 300, 100 यानी कि 480। कुल मिला के ये परीक्षा है 480 अंकों की। कितने अंकों की 480 अंकों की। अब उसने कहा यदि अब उत्तीर्ण होने के लिए यानी पास होने के लिए अभ्यर्थी को कितने अंक चाहिए 35। यदि 480 का 35% अंक मिल जाए तो विद्यार्थी पास हो जाएगा। तो देखिए हम पास के अंक निकाल लेते हैं। पास होने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, पास होने के लिए 480 यानी कि कुल अंकों का 35% यदि मिल जाए तो 480 का 35% निकाल के देखते हैं। परसेंट आएंगे नीचे क्या आएगा 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 के पास से 48 को काट देंगे, ये कटेगा 24 बार। गुणा करते हैं, देखिए 7 चौके 28, हाथ से लगी 2, 7 दूनी 14 और 16, यानी कि मैं कह सकता हूं यदि 480 में से 168 अंक यदि मुझे प्राप्त हो जाएं तो मैं पास हो जाऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए उसे अंक किस तरह मिले हैं, उसने किस प्रकार अंक प्राप्त किए। देखिए पहले पेपर में और दूसरे पेपर में, पहले में और दूसरे में कितने अंक प्राप्त किए। देखिए पहले पेपर में उसने 150 में से 62 अंक मिले, पहले में मिले 150 में से 62, और दूसरे पेपर में 150 में से 35 मिले। कितने मिले 35। तो कुल मिला के उसे कितने नंबर मिल चुके हैं, उसे मिल चुके हैं दोस्तों, जोड़ते हैं इसके 7 9, यानी कि उसे 97 अंक प्राप्त हो चुके हैं। कितने में से 168 में से उसे 97 अंक प्राप्त हो चुके हैं। फिर उसने क्या कहा तीसरे पेपर में 180 में से कितने अंक प्राप्त होंगे। यदि दोस्तों मैं इनका अंतर कर दूं तो तीसरे के नंबर हमारे निकल के आ जाएंगे। देखिए यदि हम इनका अंतर करेंगे, अगर हमें थर्ड पेपर के नंबर चाहिए तो हम टोटल में से 168 है ना टोटल पास होने के लिए, और 2 पेपर के हम घटा देते हैं तो तीसरे निकलेंगे। देखिए 168 माइनस 97 घटाते हैं, कितना आएगा देखिए 1 और 16 में से 9 के 7, यानी कि 71। यानी कि दोस्तों यदि थर्ड पेपर में 71 नंबर यदि हमें मिल जाए तो हम पास हो जाएंगे। अब देखिए इसको चेक भी कर सकते हैं आप, 97 और 71 को यदि जोड़ेंगे तो देखिए पास हो जाएगा, वो 168 नंबर मिल जाएंगे। जोड़िए 7 और 1 8, 9 9 और 7 16, ठीक है दोस्तों। यानी कि उसको तीसरे पेपर में कितने अंक चाहिए 71 71। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, और ये क्वेश्चन लिया है मैं साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप से, और मैं आपको पार्टनरशिप के बेसिक लगभग 15 से 20 क्वेश्चन कवर करा चुका हूं, तो अब यहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन आरआरसी बिलासपुर ग्रुप डी 2014 में पूछा जा चुका है और हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपसे भी पूछा जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनील और गोपाल एक व्यवसाय में साझेदार हैं।
सुनील 20,000 रुपये 9 महीनों के लिए और गोपाल 30,000 रुपये 12 महीनों के लिए निवेश करता है। 60,000 रुपये के कुल लाभ में सुनील का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं, मैं उनको एक बात बता देता हूं, याद रखिएगा। साझेदारी में यानी कि पार्टनरशिप में जब भी हम पूंजी में यानी कि जो व्यापार में पैसा लगाया गया है, पूंजी में जब हम गुणा करते हैं समय का, तो दोस्तों वो बन जाता है लाभ। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, सुनील और गोपाल। सुनील और दूसरा है गोपाल। इन्होंने एक व्यापार शुरू किया जिसमें सुनील ने 20,000 रुपये लगाए। सुनील ने कितने लगाए? 20,000 रुपये। और गोपाल ने कितने लगाए दोस्तों? गोपाल ने लगाए हैं 30,000 रुपये। तो ये तो हो गया दोस्तों इनकी पूंजी, और इसे हम लिख लेते हैं अनुपात में। तो हम कह सकते हैं इनकी पूंजी का अनुपात हो गया। अब देखिए, जैसे ही हम पूंजी में समय का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? लाभ। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए सवाल के अंत में आपको 60,000 रुपये कुल लाभ दे रहा है। ठीक है ना। तो देखिए सुनील ने 20,000 रुपये 9 महीने के लगाए, तो जैसे ही हम 20,000 में 9 का गुणा करते हैं तो ये सुनील का लाभ बन गया। अब देखिए गोपाल ने 30,000 रुपये 12 महीने के लगाए, तो 30,000 में जैसे ही हम गुणा करते हैं 12 का, तो ये गोपाल का लाभ बन गया। तो ये बन गया दोस्तों सुनील और गोपाल का लाभ का अनुपात। किसका? लाभ का अनुपात। पहले ये पूंजी थी, और जैसे ही पूंजी में समय का गुणा किया, क्या बन गया? लाभ। ये बन गया लाभ का अनुपात। अब इसे छोटा कर सकते हैं हम, क्यों? क्योंकि हम इसे हम अनुपात में लिख रहे हैं, और अनुपात का मतलब क्या होता है? हम इसे बटे में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हम इसे काट भी सकते हैं। देखिए ये 4 जीरो है और 4 जीरो यहाँ है, इसका मतलब ये 4 जीरो आपस में कैंसिल हो सकती हैं यदि हम इसे बटे में रखेंगे तो। अब आगे देखिए, 2 के बारे से 6 कटेगा, सॉरी 12 कटेगा, कट जाएगा। 2 6 12। ठीक है। आप ध्यान से देखिए, 3 के पार से 9 कट सकता है, 3 त्रिका 9। क्या बचा? 3:6। इसको और छोटा कर सकते हैं। देखिए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि इनका अनुपात कितना आ जाएगा? 1:2। और अनुपात में है तो हम इसको x लेके चलेंगे। देखिए तो ये बन गया लाभ का अनुपात। किसका? सुनील का और गोपाल का लाभ का अनुपात 1:2, या आप कह सकते हैं 1x अनुपात में 2x। अब देखिए यहाँ आपको कुल लाभ दे रखा है, 60,000 के कुल लाभ में सुनील का हिस्सा कितना है? तो दोस्तों कुल लाभ देखिए कितना हो जाएगा? कुल लाभ 1x और 2x, तो कुल लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों? ये कुल लाभ हो जाएगा आपका 3x। और वो कितना दे रखा है आपको? 60,000। तो इसके बराबर कर सकते हैं हम लाभ को, क्योंकि ये भी कुल लाभ है और ये लाभ का अनुपात है, और इसको जोड़ देंगे हम, कुल कर देंगे, तो कुल लाभ कितना हो गया? 3x बराबर 60,000। काटते हैं, देखिए 3 दूनी 60,000 है दोस्तों, ये 3 दूनी 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 20,000 रुपये। x की वैल्यू कितनी आई? 20,000 रुपये। और आपसे क्या कह रहा? सुनील का हिस्सा बताइए। तो देखिए सुनील ये रहा, और सुनील को क्या मिला? लाभ x। 1x के लीजिए या फिर x के लीजिए, 1 से गुणा करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 20,000 तो आई है। इसका मतलब इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आरआरसी जबलपुर ग्रुप डी 2014 में पूछा भी जा चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए अपने मासिक वेतन में से 20% बचाता है, यानी कि बचत करता है। यदि ए का मासिक व्यय का मतलब है खर्च, यदि ए का मासिक व्यय 6,000 रुपये हो तो उसकी बचत की राशि क्या है? तो दोस्तों यहाँ हम देखिए, यहाँ हम मानते हैं कि इसका वेतन कितना है। सबसे पहले देखिए, तो इसका मासिक की बात हो रही है, तो मासिक वेतन मैंने कह दिया इसका मासिक वेतन x है। ठीक है ना। इसको कितने रुपए की कितने कमाता है, यानी कि इसको सैलरी कितनी मिलती है, इसकी आय कितनी? x है, इसका वेतन है x। अब उसने कहा मासिक वेतन में से 20% बचाता है, यानी कि x का 20% ये बचाता है। दोस्तों यदि x का 20% बचाता है तो कितना बचा? x का 80%। तो ये क्या है? इसका व्यय। ठीक है ना। यदि 20% बचाएगा तो व्यय कितना करेगा? 80%। आप ध्यान से देखिए, यहाँ उसने क्या कहा आपसे? यहाँ उसने आपसे कहा है ए का मासिक व्यय 6,000 रुपये हो, और यहाँ देखिए व्यय कितना निकाला आपने? x का 80%, यानी कि ये भी व्यय है और ये भी व्यय है, तो हम इसे बराबर कर सकते हैं, उसको बराबर कर देते हैं। देखिए x का 80% बराबर हो जाएगा 6,000 के। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए परसेंट आएंगे तो कितना आएगा नीचे? 100। ये कट जाएगा। देखिए 20 के पड़े 4 बार, ये 5 बार,
4 के पारे से 60 कट सकता है, हाँ 15 बार कट सकता है, यानी कि इससे 1500 बार कट जाएगा। क्रॉस गुणा करेंगे, 5 का यहाँ गुणा होगा, देखिए तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ गई 15 5 75, यानी कि इसका बेसिक, इसका जो आय है दोस्तों वो कितना है, इसका वेतन कितना है 75। मैंने आपको इस सवाल को इस तरह क्यों किया, हो सकता है कि एग्जाम में आपसे यहाँ कह दे कि भाई उसका मासिक वेतन बताइए, तो आप मासिक वेतन निकालना भी सीख गए। कितना है मासिक वेतन, 7500। अब उसने कहा उसकी बचत की राशि क्या है, तो दोस्तों देखिए बचत कितनी है उसकी, मासिक वेतन यानी एक्स का 20% है, बचत कितनी है, बोल रहा है ना मासिक वेतन का 20% बचाता है, तो मासिक वेतन कितना है 7500। यदि हम इसका 20% निकाल दें तो हमको वो राशि पता पड़ जाएगी किसकी, बचत की। अब देखिए 20 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। 20 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, तो आप 7500 का डायरेक्ट 1/5 निकाल दीजिए। और यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है एग्जाम में, तो आप परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या आएगा 100। देखिए ये कट गया से 5 बार, और 5 से 75 कटेगा 15, यानी कि 1500। तो ये राशि कितनी है बचत की, 1500। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन को मैंने लिया है संख्याओं पर आधारित चैप्टर से, और इसे हम देखते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के आधार पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और याद रखिएगा इस प्रकार के सवाल रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में काफी बार पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, यदि छोटी संख्या 12 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों मैं दो संख्याएं मान लेता हूं x और y, ठीक है ना। उसने कहा दो संख्याओं का अंतर, तो हम इनका अंतर कर देते हैं। देखिए अंतर कैसे करते हैं दोस्तों, बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या को घटाएंगे तभी तो अंतर होगा। देखिए जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तभी तो अंतर होगा। इस प्रकार 12 में से यदि मैं 3 घटाऊंगा तभी तो अंतर कहलाएगा। तो 12 कैसी है, बड़ी, और 3 कैसी है, छोटी। तो याद रखिएगा बड़ी संख्या को हमेशा आगे लिखेंगे हम, बड़ी संख्या को आगे लिखेंगे, छोटी को पीछे, तभी तो अंतर बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, तो आपकी x है दोस्तों बड़ी संख्या, और y हो गई छोटी संख्या, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के, बड़ी संख्या मतलब यानी कि x, बड़ी संख्या के मतलब गुणा 20% के बराबर है। देखिए दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के, बड़ी संख्या कैसे पता पड़ेगी, जो संख्या आगे लिखी है, क्योंकि बड़ी में से ही तो छोटी संख्या घटाते हैं, तो x को हमने बड़ी माना, तो बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, तो बराबर कर दिया मैंने। अब उसने बोला यदि छोटी संख्या 12 हो, यानी कि y की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 12, y को आप छोटा कह रहे हैं ना। यदि छोटी संख्या 12 हो, यानी कि y की वैल्यू कितनी है 12, तो बड़ी संख्या क्या है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो देखिए x, y का मान कितना है 12 रख देते हैं। अब देखिए x इंटू, दोस्तों यहाँ से परसेंट आएंगे तो इसके नीचे क्या आएगा 100 आ जाएगा। जब परसेंट आते हैं तो संख्या नीचे 100 आएगा। देखिए 20 से ये कट जाएगा 5 बार। आप क्रॉस गुणा करते हैं, 5 का गुणा होगा यहाँ, पहले होगा x में तो ये हो जाएगा 5x, और फिर होगा 12 में तो 12 पंजे 60 माइनस के 60 बराबर कितना बचा यहाँ पर x। अब x वाली वैल्यू एक तरफ कर देते हैं हम और संख्या एक तरफ, तो देखिए इसको यहाँ लेके जाएंगे बराबर के, तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि 5x में से घटेगा तो कितना आएगा 4x। और 60 जब बराबर किस तरफ जाएगा, तो ये माइनस का है ना, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। अब सिर्फ आपको काटना है, देखिए काट देते हैं हम इसको, कितनी बार 15 बार कटेगा ये, यानी कि आपकी बड़ी संख्या x की वैल्यू कितनी निकल गई 15। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को भी दोस्तों हमने एक्सपेक्टेड लिया है। देखिए उसी प्रकार से ये भी सवाल है, इसलिए मैंने दोनों सवाल लिए हैं। देखिए दो संख्याओं का अंतर 623 है, यदि बड़ी संख्या 932 है तो छोटी क्या होगी। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया, दो संख्या मान लेते हैं एक्स वाई। अब इसमें से बड़ी कौन सी होगी, तो देखो सवाल में कह रहा है ना दो संख्याओं का अंतर, तो अंतर कैसे होता है, जब बड़े में से छोटे को घटाते हैं। जब बड़े में से छोटा घटेगा तभी तो अंतर होगा। इसका मतलब ये बड़ी संख्या है, एक्स कैसी है बड़ी और वाई कैसी है छोटी, तभी तो अंतर होगा, ठीक है ना। बड़े में से जब छोटा घटेगा तभी तो अंतर बनेगा। देखिए तो बड़ी हमने आगे लिख दी और छोटी लिख दी हमने पीछे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इनका अंतर कितना है 623। अब उसने आपसे कहा यदि बड़ी संख्या 932 है, यानी कि x कितनी है
932। तो छोटी संख्या क्या होगी, तो x की जगह वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर 932 माइनस का y बराबर 623। देखिए y यहाँ जाएगा बराबर किस तरफ, तो ये हो जाएगा प्लस का, और यहाँ लाएंगे इसे बराबर के यहाँ इस तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस का। तो 932 में से 623 आपको घटाना है, इसका मतलब घटाते हैं हम। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए यहाँ से लेंगे 12, 12 में 3 गए 9, 2 बचा, 2 में से 2 गया 0, और 9 में से 6 गया 3। यानी कि छोटी संख्या जो आपने छोटी संख्या y मानी है वो कितनी आएगी, 309। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी सवाल समझ आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।